आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहां एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर किसी के हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद रेखा एकदम साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि देखिए ये रही दिक्कत। वहां कोई भ्रम नहीं होता। सही कहा। ये एक बहुत ही स्पष्ट और बाइनरी स्थिति होती है। चीजें या तो है या फिर नहीं है। विज्ञान वहां एक बहुत ठोस तस्वीर पेश करता है। लेकिन जब बात डिजिटल सबूतों की आती है, जैसे कोई व्हाट्सएप चैट हो गई या सीसीटीवी फुटेज या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल, क्योंकि एक फिंगरप्रिंट या खून के धब्बे को बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन डिजिटल डेटा को कोई भी बदल सकता है। एग्जैक्टली, कोई भी। और यही कारण है कि आज हम इस डीप डाइव में हाई कोर्ट प्रयागराज के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और सहायक अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी के कानूनी और तकनीकी विश्लेषणों की गहराई में उतर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी चर्चा है। बिल्कुल। हमारा जो मिशन है ना आज का, वो ये समझना है कि कैसे आधुनिक आपराधिक मामलों में डिजिटल डेटा सबसे अहम कड़ी बन गया है और इसे अदालत में साबित करना अब केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक जटिल विज्ञान का खेल बन चुका है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जो सबूत देखने में सबसे ज्यादा पक्का लगता है ना, जैसे किसी घटना का सीधा वीडियो। हाँ, असल में वही सबूत तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा नाजुक भी होता है। डिजिटल साक्ष्य की यही दोहरी प्रकृति आज की कानूनी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वो कैसे? देखिए, एक वीडियो में दिख रहा व्यक्ति शायद वहां था ही नहीं, या फिर किसी टेक्स्ट मैसेज में कहे गए शब्द शायद कभी टाइप ही नहीं किए गए। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। क्योंकि छेड़छाड़ की ये संभावना इतनी अधिक है, इसलिए कानूनों को भी तो बदलना पड़ा है। बिल्कुल बदलना पड़ा है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि नए कानून, जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA है, उसकी धारा 63 सबसेक्शन 4 ने अब पुराने कानून की धारा 65B की जगह ले ली है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले तो ऐसा होता था कि किसी ने व्हाट्सएप चैट या ईमेल का प्रिंटआउट निकाला, साथ में एक हलफनामा या सर्टिफिकेट लगाया और अदालत ने उसे सबूत मान लिया जी। लेकिन अब अमन बाजपेयी जी के अनुसार इसके लिए हैश वैल्यू और मेटा डेटा जैसी जटिल तकनीकी चीजों की जरूरत अनिवार्य कर दी गई है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ प्रिंटआउट अब अदालत के लिए कचरा हो गया है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पुराना कानून उस दौर में बना था जब कंप्यूटर और डिजिटल डेटा का हेरफेर उतना आम या आसान नहीं था। हाँ, तब तो इंटरनेट भी नया था। सही बात है। अदालतें ये मान लेती थीं कि अगर मशीन से कोई प्रिंटआउट निकला है तो वो सही ही होगा। लेकिन अब धारा 63(4) ने इस दृष्टिकोण को जड़ से बदल दिया है। मतलब अब सिर्फ कागज दिखाने से काम नहीं चलेगा? एकदम नहीं चलेगा। अब अदालत में केवल डेटा या फुटेज पेश कर देना काफी नहीं है। अब उस डेटा की सत्यता और उसकी अखंडता, जिसे तकनीकी भाषा में डेटा इंटेग्रिटी कहते हैं, अच्छा, उसे साबित करना अनिवार्य है। और यहीं पर हैश वैल्यू का विज्ञान सामने आता है। तो ये हैश वैल्यू का विज्ञान असल में काम कैसे करता है? क्योंकि अगर मैं सोचूं, अगर किसी फाइल को कॉपी किया गया है तो वो तो हूबहू वैसी ही दिखेगी। क्या ये किसी डिजिटल फाइल के फिंगरप्रिंट जैसा कुछ है? आप इसे फिंगरप्रिंट कह सकती हैं, लेकिन ये फिंगरप्रिंट वाले उदाहरण से बहुत आगे की चीज है। अच्छा, हाँ। हैश वैल्यू असल में एक क्रिप्टोग्राफिक या गणितीय एल्गोरिथम का परिणाम होती है। मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक 10 गीगाबाइट का बहुत बड़ा सीसीटीवी वीडियो है। ठीक है। जब उस फाइल को हैशिंग सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, जैसे कि SHA-256, तो वह सॉफ्टवेयर उस पूरी फाइल का विश्लेषण करता है और फिर एक बहुत ही लंबी अक्षरों और नंबरों वाली एक यूनिक स्ट्रिंग या कोड बनाता है। ये कोड उस फाइल की डिजिटल सील बन जाता है। अच्छा, मतलब हर फाइल का अपना एक अलग गणितीय कोड होगा? एकदम। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये एक वन वे फंक्शन है। वन वे फंक्शन से आपका क्या मतलब है? मतलब अगर कोई उस सीसीटीवी वीडियो में 1 सेकंड का भी बदलाव करता है, या वीडियो के किसी कोने का रंग हल्का सा बदल देता है, हाँ, या फिर किसी टेक्स्ट फाइल में सिर्फ एक कॉमा भी हटा देता है ना, तो जब उस फाइल की दोबारा हैश वैल्यू निकाली जाएगी तो वो कोड पूरी तरह से बदल चुका होगा। बाप रे, सिर्फ एक कॉमा हटाने से? जी हाँ, पुराना कोड और नया कोड बिल्कुल भी मेल नहीं खाएंगे। ये तो बहुत ही अचूक व्यवस्था है। इसका मतलब है कि अगर अदालत में पेश की गई फाइल की हैश वैल्यू उस फाइल की ओरिजिनल हैश वैल्यू से एक अक्षर भी अलग है,
तो सील टूट गई और सबूत खारिज। बिल्कुल। और इसके साथ ही मेटाडेटा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेटाडेटा ये क्या करता है? देखिए, हैश वैल्यू ये बताती है कि फाइल से छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन मेटाडेटा उस फाइल की पूरी जन्म कुंडली खोल के रख देता है। जन्म कुंडली मतलब? जैसे कोई फोटो किस कैमरे से खींची गई, उस वक्त कैमरे का लेंस अपर्चर क्या था, जीपीएस लोकेशन क्या थी, ओहो, और सबसे जरूरी, फाइल कब बनाई गई और अंतिम बार कब मॉडिफाई की गई। मतलब सारी अंदरूनी जानकारी। बिल्कुल। अमन बाजपेयी जी बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉनिक साक्षी के साथ हैश वैल्यू, ओरिजिनल मेटाडेटा और सिस्टम की लॉग फाइल्स अदालत में प्रस्तुत नहीं की जाती हैं, हाँ, तो उस डिजिटल साक्ष्य की विश्वसनीयता पर तुरंत गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं और उसे सबूत के तौर पर स्वीकार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है, अगर हैश वैल्यू और मेटाडेटा इतने ही संवेदनशील हैं, तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यवहारिक स्थिति आ रही है। बताइए। मान लीजिए किसी बड़ी घटना के बाद जांच एजेंसी किसी संदिग्ध का लैपटॉप या सर्वर जब्त करती है। जी। अब उस लैपटॉप के अंदर बहुत ही अहम सबूत है। जी। लेकिन कोई भी कंप्यूटर या फोन इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जैसे ही आप उसे चालू करते हैं या कोई यूएसबी ड्राइव उसमें लगाते हैं, तो बैकग्राउंड में सिस्टम अपने आप कुछ ना कुछ फाइलें अपडेट कर देता है। एकदम सही बात है ना? जी। वाईफाई कनेक्ट हो सकता है, सिस्टम लॉग अपडेट हो सकते हैं, लास्ट एक्सेस्ड टाइम स्टैम्प बदल सकता है। हाँ, ये बहुत आम बात है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। तो फिर जांच एजेंसी खुद को इस आरोप से कैसे बचाती है कि उन्होंने अज्ञानता में ही सही लेकिन डेटा से छेड़खानी नहीं की, क्योंकि सिस्टम तो कुछ ना कुछ बदल ही देगा? ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का सबसे नाजुक मोड़ होता है और वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। अच्छा। इसी समस्या से निपटने के लिए फॉरेंसिक जांच में राइट ब्लॉकर का इस्तेमाल करना अनिवार्य माना जाता है। राइट ब्लॉकर, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन ये काम कैसे करता है? क्या ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को चकमा देने की कोई तकनीक है? आप इसे चकमा देना कह सकती हैं, लेकिन ये एक भौतिक उपकरण होता है, यानी हार्डवेयर डिवाइस। कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता? नहीं, हार्डवेयर। इसे आप एक तरह का वन वे डिजिटल ब्रिज या ट्रैफिक पुलिस मान सकती हैं। वो कैसे? जब जांच अधिकारी कोई जब्त की गई हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव को जांचने के लिए अपने कंप्यूटर में लगाता है, तो वो उसे सीधे नहीं जोड़ता। अच्छा, सीधे प्लग इन नहीं करते? नहीं, वो हार्ड डिस्क को पहले राइट ब्लॉकर में लगाता है और फिर राइट ब्लॉकर को कंप्यूटर में, ताकि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे हार्ड डिस्क से बात न कर सके। सही पकड़े हैं। देखिए, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम स्वभाव से ही बहुत बातूनी होता है। बातूनी? हाँ, मतलब जैसे ही कोई ड्राइव कनेक्ट होती है, वो तुरंत उस ड्राइव के अंदर कुछ अदृश्य सिस्टम फाइलें लिखने यानी राइट करने की कोशिश करता है। समझ रही हूँ। लेकिन राइट ब्लॉकर उस कमांड को बीच में ही रोक देता है। ये कंप्यूटर को हार्ड डिस्क का डेटा पढ़ने यानी रीड करने की पूरी अनुमति देता है। ठीक है। लेकिन कंप्यूटर की तरफ से आने वाले किसी भी राइट या मॉडिफाई कमांड को ब्लॉक कर देता है। वाओ! इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि मूल डेटा की हैश वैल्यू और उसका मेटा डेटा बिल्कुल उसी स्थिति में फ्रीज रहता है जिस स्थिति में वो अपराध स्थल पर मिला था। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा पेच मुझे दिखाई दे रहा है। क्या पेच है? अगर जांच अधिकारी ने डिवाइस जब्त किया, उसे एक प्लास्टिक बैग में डाला, अपनी गाड़ी में रखा और 3 घंटे बाद फोरेंसिक लैब या थाने ले जाकर राइट ब्लॉकर लगाया, हाँ, उन 3 घंटों का क्या? ये एक अच्छा सवाल है ना? अगर किसी ने उस दौरान ड्राइव को किसी दूसरे कंप्यूटर में लगाकर उसमें कोई फर्जी चैट या वीडियो डाल दिया और फिर लैब में जाकर राइट ब्लॉकर लगाकर उसकी हैश वैल्यू जनरेट कर दी, हाँ, तो वो हैश वैल्यू तो उस फर्जी फाइल के साथ ही मैच करेगी ना, क्योंकि मशीन को तो नहीं पता कि 3 घंटे पहले ड्राइव में क्या था। ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक बिंदु है और यहीं पर कानून की चेन ऑफ कस्टडी की अवधारणा सामने आती है। चेन ऑफ कस्टडी? जी, बचाव पक्ष के वकीलों का पूरा ध्यान इसी बात पर होता है। अच्छा। अगर हैश वैल्यू अपराध स्थल पर जब्ती के तुरंत बाद जनरेट नहीं की गई है और जब्ती से लेकर लैब तक पहुंचने के बीच समय का एक बड़ा अंतर है, तो बचाव पक्ष अदालत में यह जोरदार तरीके से उठा सकता है कि इस बीच डिवाइस के साथ क्या हुआ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब सिर्फ राइट ब्लॉकर का इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी साबित करना होगा कि उसे सही समय पर और सही प्रक्रिया के तहत इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल, यही कारण है कि मनीष शुक्ला जी के विश्लेषण में यह स्पष्ट होता है कि अगर चेन ऑफ कस्टडी में एक भी छोटी सी दरार आ जाए, तो पूरा केस, तो पूरा का पूरा डिजिटल सबूत
ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। अदालत में सिर्फ तकनीक का होना जरूरी नहीं है, हाँ, बल्कि उस तकनीक को लागू करने की समय सीमा और प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण सब ज्यादा मायने रखता है। अगर यह साबित हो जाए कि डिवाइस को बिना सुरक्षा के एक्सेस किया गया था, तो हैश वैल्यू का पूरा विज्ञान धराशायी हो जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे अदालत का कमरा अब कोई साधारण बहस का मैदान नहीं रहा, बल्कि एक हाईटेक साइबर लैब बन गया है। सही कहा आपने। और केस को कमजोर करने का ये तरीका केवल किसी एक डिवाइस जैसे फोन या हार्ड डिस्क तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों में लोकेशन और कॉल रिकॉर्डिंग की सत्यता जांचने की भी बहुत गहराई से बात की गई है। टावर लोकेशन से ट्रैक करना तो समझ आता है, सेल टावर ट्रायंगुलेशन कोई नई बात नहीं है, पुलिस अक्सर इसका इस्तेमाल करती है जी। लेकिन अमन वाजपेयी जी ने अपने विश्लेषण में एजिमुथ कैलकुलेशन का विशेष जिक्र किया है। ये क्या होता है? क्या ये सिर्फ टावर की दूरी नापने से कुछ अलग है? क्योंकि टावर का सिग्नल तो चारों तरफ होता है ना? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि मोबाइल टावर एक बल्ब की तरह हर दिशा में गोल गोल रोशनी या सिग्नल फेंकता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता। असल में ऐसा नहीं होता। एक मोबाइल टावर को आप एक खंबे की तरह सोचें, जिस पर अलग अलग दिशाओं में देखने वाले कई एंटेना लगे होते हैं। आमतौर पर एक टावर पर 3 मुख्य एंटेना या सेक्टर होते हैं और हर एक सेक्टर 120 डिग्री के कोण को कवर करता है। अच्छा, तो टावर 360 डिग्री को 3 हिस्सों में बांट देता है। जी। इन्हीं दिशाओं और एंगल्स को तकनीकी भाषा में एजिमुथ कहा जाता है। एजिमुथ, ठीक। उदाहरण के लिए सेक्टर ए 0 से 120 डिग्री यानी उत्तर से पूर्व की तरफ सिग्नल देगा। सेक्टर बी 120 से 240 डिग्री यानी दक्षिण की तरफ, और सेक्टर सी 240 से 360 डिग्री तक। तो इसका कानूनी मामलों में क्या सवाल है? अगर पुलिस के पास कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, जिसे हम CDR कहते हैं, हाँ। और उसमें लिखा है कि किसी व्यक्ति का फोन उस विशिष्ट टावर से जुड़ा था, तो वो तो उस इलाके में था ही ना। यहीं पर साइंटिफिक डिफेंस यानी वैज्ञानिक बचाव का जादू चलता है। वो कैसे? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शहर के उत्तरी हिस्से में कोई अपराध होता है। पुलिस दावा करती है कि आरोपी उसी समय वहां मौजूद था और सबूत के तौर पर एक टावर की CDR पेश कर दिया। ठीक है। CDR दिखाती है कि आरोपी का फोन अपराध के समय उसी टावर से कनेक्टेड था जो अपराध स्थल के सबसे करीब है। पहली नजर में तो केस बहुत मजबूत लगता है। बिल्कुल, कोई भी जज यही सोचेगा कि जब फोन वहां था तो इंसान भी वहीं था। लेकिन जब बचाव पक्ष का वकील, जो तकनीकी रूप से साक्षर है, वो उस टावर के एजिमुथ डेटा और सेल ID का विश्लेषण करता है, तो तस्वीर कुछ और ही निकल कर आ सकती है। क्या निकल सकता है? मान लीजिए वो टावर अपराध स्थल से थोड़ा दक्षिण में है। हाँ। अगर आरोपी वास्तव में अपराध स्थल पर होता, जो कि उत्तर में है, हाँ। तो उसका फोन टावर के उत्तरी हिस्से वाले एंटेना यानी 0 से 120 डिग्री वाले एजिमुथ से कनेक्ट होता। बिल्कुल। लेकिन एजिमुथ कैलकुलेशन से पता चलता है कि आरोपी का फोन तो टावर के दक्षिणी हिस्से वाले एंटेना से कनेक्टेड था। ओह, इसका मतलब है कि व्यक्ति टावर के दायरे में तो था, लेकिन वो अपराध स्थल की तरफ नहीं, बल्कि टावर के बिल्कुल पीछे वाली दिशा में कहीं और मौजूद था। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। हाँ। ये साबित करता है कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि फोन किस टावर से जुड़ा था, बल्कि ये जानना ज्यादा जरूरी है कि वो टावर के किस हिस्से और किस एंगल की तरफ था। ये तो दिमाग चकरा देने वाली बात है। हाँ, कई बार डेटा में हेरफेर करके या अधूरी जानकारी देकर किसी व्यक्ति को अपराध स्थल के पास दिखा दिया जाता है। लेकिन एजिमुथ कैलकुलेशन एक ऐसा वैज्ञानिक टूल है जो CDR में दिखाई गई भौगोलिक स्थिति का सच सामने ला देता है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब वकीलों को सिर्फ भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम या पुरानी नज़ीरों का ही ज्ञाता नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और हैशिंग एल्गोरिदम का भी मास्टर होना पड़ेगा। अदालत के कटघरे में अब सिर्फ गवाहों के पसीने नहीं छूट रहे हैं, बल्कि वहाँ टावर के एंगल्स नापे जा रहे हैं और हैश वैल्यू के कोड मिलाए जा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि आज के समय में अदालत में सही समय पर सही सवाल पूछना कितना अहम हो गया है। हाँ। पहले बचाव पक्ष के वकील पुलिस के गवाहों से पूछते थे कि रात के अंधेरे में तुमने इतनी दूर से चेहरा कैसे पहचान लिया। बिल्कुल, फिल्मों में भी ऐसा ही दिखाते थे। हाँ, लेकिन आज के इस वैज्ञानिक बचाव में सवाल पूरी तरह से बदल गए हैं। तो आज के सवाल क्या है? आज के सवाल कुछ इस तरह होते हैं। इस पेन ड्राइव की जब्ती के वक्त जनरेट की गई हैश वैल्यू की रिपोर्ट कहाँ है?
क्या जांच अधिकारी ने राइट ब्लॉकर का इस्तेमाल किया था? और अगर किया था तो उस उपकरण का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ है? बाप रे, या फिर इस व्हाट्सएप चैट का ओरिजिनल मेटा डेटा और सिस्टम लॉग फाइल कहाँ है? ये तो बहुत ही तकनीकी सवाल है। जी, अमन बाजपेयी जी स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं कि ये चंद तकनीकी सवाल एक बहुत ही मजबूत दिखने वाले केस की दिशा पूरी तरह पलट सकते हैं। अदालतें अब केवल भावनाओं या कहानियों पर भरोसा नहीं करती। तो ये सब सुन के एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कोई भी डिजिटल साक्ष्य अपने आप में अंतिम सत्य नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एक कच्चा माल है। उसे सबूत बनने के लिए एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक प्रक्रिया की आग से गुजरना पड़ता है। एकदम सही। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब तो सिर्फ वकीलों, जजों और पुलिस के काम की बात है, सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की दुनिया में हम में से हर किसी का जीवन डिजिटल डेटा से घिरा हुआ है। हाँ, हर कदम पर डेटा है। हम कहाँ जाते हैं, किस से बात करते हैं, क्या खरीदते हैं, कौन सी वेबसाइट देखते हैं, सब कुछ डेटा के रूप में कहीं न कहीं सर्वर पर दर्ज हो रहा है। और किसी भी कानूनी लड़ाई में, चाहे वो सिविल मामला हो या कोई गंभीर आपराधिक मामला, एक साधारण से दिखने वाले डिजिटल सबूत को भी अदालत में टिकने के लिए हैश वैल्यू की मोहर और राइट ब्लॉकर जैसी मजबूत तकनीकी ढाल की जरूरत होती है। जब तक ये ढाल मजबूत नहीं है, तब तक बड़े से बड़ा दावा भी अदालत में सेकंडों में खारिज हो सकता है। मनीष शुक्ला जी और अमन बाजपेयी जी के इस विस्तृत विश्लेषण को समझने के बाद ये तो स्पष्ट है कि तकनीक ने न्याय प्रक्रिया को बहुत ही सूक्ष्म और पारदर्शी बना दिया है। जी। लेकिन तकनीक की दुनिया में ठहराव कभी नहीं आता। हमने ये तो समझ लिया कि ओरिजिनल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हैश वैल्यू और मेटा डेटा कितने जरूरी हैं और इनसे छेड़छाड़ पकड़ना मुमकिन है। ये आज की व्यवस्था का एक बहुत मजबूत आधार है। लेकिन जरा एक कदम आगे सोचिए, आज के जनरेटिव एआई और डीप फेक के दौर में क्या होगा? ये एक डरावना विचार है ना? मान लीजिए कोई सीसीटीवी फुटेज या ऑडियो रिकॉर्डिंग किसी असली कैमरे से ली ही नहीं गई है, उसे किसी शातिर दिमाग ने एआई का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर पर बिल्कुल शून्य से बनाया है। एक ऐसा डीप फेक जिसमें सब कुछ असली लगता है। हाँ। और फिर वो उस फर्जी वीडियो को सेव करके पहली बार उसकी हैश वैल्यू निकाल लेता है। ये तो डिजिटल सबूतों की पूरी बुनियाद पर ही प्रहार है। यही तो पेच है। जांच एजेंसी या अदालत जब उस फाइल की हैश वैल्यू चेक करेगी तो सॉफ्टवेयर कहेगा कि हाँ, ये फाइल एकदम असली है, बनने के बाद से इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। क्योंकि वो उसी रूप में बनी थी। एग्जैक्टली। तकनीक तो अपनी जगह सही होगी, लेकिन वो घटना जो उस वीडियो में दिख रही है वो तो कभी घटी ही नहीं, वो तो पूरी तरह से एक भ्रम है। तो जब भविष्य में ऐसे ओरिजिनल दिखने वाले फर्जी सबूत या ऑथेंटिक फेक्स अदालत में पहुंचेंगे, तब ये नए कानून, ये हैश वैल्यू और ये पूरी वैज्ञानिक बचाव की रणनीति सच और झूठ का फैसला कैसे करेंगे? क्या हमारा कानूनी ढांचा इस अगली तकनीकी सुनामी के लिए तैयार है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और यही वो विचारोत्तेजक सवाल है जो आज की इस चर्चा से निकलकर सामने आता है, जिस पर आगे सोचना और विचार करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।